7:36 हुआ चाहते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम में आप जानते हैं आप तक आज के दिन के मुतालिक जानकारी पहुंचती है, यानी तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होता है। जहां तक प्रोग्राम की बात है तो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, खबरें हैं, तज्जिया होगा, तबसरा होगा, अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमती फैसलों के बाद कुछ एक मकामात पर नाराजगी, इंतजामिया की जानिब से वजाहती बयान और इन सब के बीच में हुकूमती सतह पर जो फैसले न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुतलिक बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में या अलग अलग जगहों पर भी जो खबरें आप तक पहुंचाना इस प्रोग्राम की वसातत से हमारी कोशिश रहती है, वो आज भी जारी रहेगी। मौज़ूआत हैं जिनमें जम्मू कश्मीर शामिल है, लद्दाख है, नई दिल्ली है, ऐवान की कार्रवाई का दूसरा दिन, क्या बड़ी बातें होने जा रही हैं उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कुछ डेटा सामने आ रहा है जिसमें यह पता चला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की तरह आज भी जराइम में इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन इजाफा ज़रूर हुआ है, यह खुद तस्दीक सरकारी सतह पर हुई है। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में सड़क हादसात की भी बात होगी, साथ ही साथ एजेंसियां जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी सरगर्म हैं, मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां चल रही हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियों की भी इतलात मुख्तलिफ सरहदी अजला से आ रही है, जबकि इस वक्त जनूबी कश्मीर के अंदर भी कार्रवाइयां चल रही हैं। थोड़ी देर में ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और बात बिजली के हवाले से भी होगी क्योंकि कुछ अहम तरीन बयानात सामने आ रहे हैं और कुछ फैक्ट्स या फिगर्स या जो डेटा है वो भी आपके सामने एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे महकमा आम सारिफीन से बिजली की अदायगी की, जो बिलों की अदायगी होती है उसको यकीनी बनाने की बार बार दरख्वास्त करता है, लेकिन कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे, कई बड़े इदारे जो आज भी नाकाम साबित हुए हैं किराया अदा करने में, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ना है और हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे। आज हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है? आज दिसंबर की 5 तारीख है, साल 2023 और आज के दिन की जब बात होगी तो कई अहम तरीन वाक़यात हैं, कई ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को और अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक या फिर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक देखते हैं तो आपको ये हम बताते हैं कि ये इवेंट खास के ज़रा प्ले कीजिएगा हिस्ट्री ऑफ द डे, तो आपको ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान या आलमी तारीख में आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है। तारीख के आईने में आज पता चलता है 1905 में शेर कश्मीर के नाम से मशहूर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पैदाइश 16 श्रीनगर में आज ही के दिन हुई। 1983 में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन आज के दिन 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर 1905 को उनकी पैदाइश हुई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोग्राम या तकरीबात का एहतमाम कर रही है। साल 1950 आज ही के दिन अजीम मुजाहिद आज़ादी व फलसफी अरविंद का पांडिचेरी के अंदर इंतकाल हुआ, तो आज उनकी भी बरसी है। आज़ादी की लड़ाई में इनकी काफ़ी खिदमात रही हैं, जद्दोजहद उनने की। 1657 में मुगल हुक्मरान शाहजहां के सबसे छोटे बेटे मुराद बख्त ने खुद को हुक्मरान बनाया या खुद ही आज के दिन 1657 में ऐलान किया दिसंबर 5 को। और 1950 में सिक्किम हिंदुस्तान की निगरानी वाला हिस्सा या इलाका आज के दिन ही करार दिया गया अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। इसके अलावा आज की तारीख में पता चलता है कि 1971 में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। साल 1960 अफ्रीकी मुल्क घाना में बेल्जियम के साथ सिफारती ताल्लुकात आज के दिन खत्म किए गए। 2013 में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला का इंतकाल आज ही के दिन जोहान्सबर्ग में हुआ और तकरीबन अपनी जिंदगी के 90 में से 50 साल उन्होंने जेल में काटे। मकसद सिर्फ ये था कि जो नस्ली इम्तियाज, ये जो काले और गोरे की लड़ाई जनूबी और शुमाली अफ्रीका के अंदर शुरू हुई थी, उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी ली थी और उसको ख़त्म करते करते वो जेल भी चले गए। 2013 में इस दुनिया से वो रुखसत हुए। साल था 1957। आज ही के दिन इंडोनेशिया की हुकूमत ने हॉलैंड के सभी बाशिंदों को मुल्क से बाहर निकालने का हुक्म सरकारी तौर जारी किया। डच जितने भी थे, हॉलैंड के जितने भी शहरी थे, इंडोनेशिया ने हुकूमती सतह पर आज ये फैसला लिया कि इन सभी को निकाल दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपके सामने हमने या बड़ी बातें आज के दिन की रखी हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में। लेकिन इसके बाद आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ देंगे। कमेंट ज़रूर करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इसके अलावा ट्विटर या एक्स और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी वक्फे से नशरियात भी चलती हैं और साथ साथ आपके लिए पोस्ट भी शेयर की जाती हैं। गुलिस्तान न्यूज़ लाइव नशरियात आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे इस वक्त साथ साथ देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया टेलीविजन स्क्रीन पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारा साथ देने के लिए। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत वादी कश्मीर के साथ, जहां सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, वहीं NIA की जानिब से इस वक्त कार्रवाई शुरू की गई है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक चित्रगाम कलन के एरिया में शोपियां साउथ कश्मीर में
कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। हमारे जराये के मुताबिक मिलिटेंसी केस में ये छापेमारी की जा रही है चित्रगाम शोपिया में, जहां पर अभी तक जो जानकारी मिल रही है एक साबिक मिलिटेंट और इसके आसपास या इसके करीबी कुछ साथियों से पूछताछ की जा रही है। ताहम अभी तक इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आया किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, या किसी से कोई मवाद बरामद हुआ या नहीं, इसके मुतालिक कोई भी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है तो साउथ कश्मीर के अंदर जहां पर एसआईए भी कई मरतबा कार्रवाइयां अंजाम देता रहा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, इसके अलावा सीआरपीएफ की खिदमात हासिल की जाती रही। इस वक्त चित्रगाम शोपियां से खबर है कि खुद तहकीकाती एजेंसी या ये जो मरकजी तफ्तीशी टीम है उसकी एक टीम साउथ कश्मीर पहुंची है, कार्रवाई चल रही है। शोपियां अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। शाह इरशाद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। इरशाद, क्या मजीद तफसीलात हैं इस कार्रवाई के हवाले से? शाह इरशाद गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शोपियां से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। राब्ता जैसे ही होगा आपको जरूर इस पर तफसीलात देंगे, लेकिन जहां तक साउथ कश्मीर की बात है तो खबर है कि एक बड़ा क्रैकडाउन जो कि उन लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ फौज की तरफ से ऑलरेडी शुरू किया गया है, जिसकी बार बार खुद तस्दीक पुलिस सरबराह आरएच स्वेन भी करते रहे हैं कि वो तमाम लोग जो मुल्क के अंदर या फिर रियासत के अंदर हालात ख़राब करने के जिम्मेदार हैं या फिर रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, कोई भी इस तरह का इकदाम है, कोई भी OGW है, कोई भी मिल्टन 2 का मुआविन है तो उसकी गिरफ्तारी भी यकीनी तौर पर की जाएगी। शाह इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पे हैं साउथ कश्मीर से। इरशाद, क्या मजीद तफसीलात हैं अभी की कार्रवाई को लेकर? देखिए आसिफ, अगर हम बात करें सेनाई के हवाले से, आज सुबह 6 बजे से ही एनआईए जो है चित्रागाम कलान जो कि जैनापोरा का एरिया है वहाँ पे एक एक्स मिलिटेंट आसिफ अहमद गनाई उसके घर पर जो है छापामार कार्रवाई कर दी गई है और जहाँ से उन्होंने 3 मोबाइल फोन और उसकी जो फैमिली है, चाहे अगर हम बात करें एक बहन या 2 भाई, उसको उन्होंने जो है अपने साथ उठाया है जैनापोरा पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। फिलहाल मैं बता दूं जो एक्स मिलिटेंट आसिफ अहमद गनाई ये 2017 में जो है मिलिटेंट सफू में शामिल हुआ था और 2021 में ये जो है एक एनकाउंटर में जो है जाँ बाक हुआ है। आज उसी घर पे ये छापामार कार्रवाई कर दी गई एनआईए की जानिब से और इसमें जो है अभी तक 2 मोबाइल फोन और कुछ डेटा भी जब्त कर दी गई है और फिलहाल उसकी जो फैमिली है, एक बहन है, 2 भाई, उसको अपने साथ लिया है पुलिस जैनापोरा में। पूछताछ अभी जो है जारी है। जी आसिफ, तो क्या ये सिर्फ एक जगह कार्रवाई है, क्योंकि इतलात थी कि एक बड़ा क्रैकडाउन है साउथ कश्मीर के इस इलाके में, या फिर सिर्फ अभी ये जो साबिक मिलिटेंट का आप नाम ले रहे हैं उन्हीं के आसपास जो है ये केस है? नहीं जी आसिफ, अगर हम बात करें जो एनआईए की टीम फिलहाल एक ही जगह पे जो बिल्कुल जो जैनापोरा का एरिया है चित्रागाम कलान, उसी जो मैंने पहले ही बताया कि एक एक्स मिलिटेंट आसिफ अहमद गनाई है, उसी के घर पे ये छापा मारा आज सुबह 6 बजे से ही लगातार जारी है। फिलहाल मैं बता दूं कि पूछताछ के लिए इसकी जो फैमिली है उनको जो है पुलिस जैनापोरा जो है लिया गया है पूछताछ के लिए। फिलहाल मैं बता दूं कि एक ही जगह पे ये जो एनआईए की टीम बिल्कुल ये जो छापामार कार्रवाई कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बड़ी खबर साउथ कश्मीर से, मजीद तफसीलात चूँकि एनआईए खुद हो सकता है कि इस पर वजाहती बयान भी जारी करे, लेकिन अभी तक शोपिया के अंदर ये जो कार्रवाई हो रही है उस पर जो अभी तक की डिटेल्स आ रही हैं उससे यही, या जो हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मिलिटेंट से रिलेटेड केस है जिसमें सुबह सुबह छापेमारी कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक अहम तरीन खबर वैसे कल ही गुलिस्तान न्यूज़ पर आपने देखी थी, लेकिन थोड़ा और इस पर डिटेल्स वाइज हम जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक हादसा हुआ और इस हादसे में जम्मू कश्मीर के शहरी मारे गए और ये हादसा पड़ोसी रियासत हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। अहम खबर जो कि आप देख रहे हैं, शिमला के अंदर सुन्नी का इलाका है जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ और एक नहीं, 2 नहीं, निस्फ दर्जन के करीब ऐसी गाड़ियां कहा जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हुई। इनमें ये भी पहली जो तफसीलात आई कि एक ट्रक ने इनको टक्कर मारी जिससे एक कार इम्बैलेंस होकर बाकी 2 कारों के ऊपर गिरी। उसके बाद जो तस्वीरें आई ये भी पता चला कि एक पिकअप वैन थी, उसमें भी इनिशियल डिटेल से ये पता चला कि उस पिकअप वैन में तमाम के तमाम लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर के शहरी थे और 6 लोगों की मौत की तस्दीक इस हादसे में की गई। 6 लोग ज़ख्मी हैं जो अब कंफर्म हुआ है और हमने भी अपने सोर्सेज के थ्रू जो हिमाचल प्रदेश राब्ता किया, पता चला कि
हादसे में 6 लोग जो जख्मी हुए उनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बेशतर लोग जम्मू कश्मीर से थे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको 5 से 6 गाड़ियां हादसे का शिकार होती नजर आएंगी और इस सारे ये जो कंफ्यूजन यहां पर हुआ और उसके बाद हादसा जाकर हुआ, इसी के दौरान एक पिकअप वैन भी जो है वो हादसे का शिकार होती है। इसके पीछे की वजह जो बताई जाती है कि हाईवे के ऊपर शिमला सुन्नी का इलाका है, एक तेज रफ्तार ट्रक भी चल रहा था और उस ट्रक ने सबसे पहले एक कार को टक्कर मारी है। वो जाकर सामने वाली कार पे जाकर लगी है। उसने अपने राइट साइड वाली को जो है वो लपेट में लिया। उसके बाद यहां से एक गाड़ी नीचे चली जाती है, खाई में गिर जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर के शहरी थे। वाल्टेंगो जनूबी कश्मीर कुलगाम के 6 मजदूरों की जान चली गई है, जो अभी तक हमारे पास इतलात हैं। हादसे में जब ये 6 लोग मारे गए हैं तो इसके बाद तस्दीक इसकी इंतजामी सतह पर भी कर दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से भी अफसोस का इजहार किया गया शिमला के इस हादसे पर। इसके अलावा साबिक वज़रा आला जिनमें उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तमाम लोगों ने न सिर्फ हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया बल्कि लाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी भी किया। दूसरी तरफ इंतजामी सतह पर जो मदद की जा सकती थी हिमाचल प्रदेश से, अभी तक की जानकारी के मुताबिक वो की जा रही है। तमाम तर जो कानूनी या तिब्बी लवाजमात पूरी करनी होती है वो करने के बाद इन सभी की लाशों को जम्मू कश्मीर भेजने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। लेकिन इस वक्त क्या अपडेट है ये भी लेना ज़रूरी है। अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, अब्दुल हमीद भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जो इनिशियल डिटेल्स जो हैं इसमें फरीद एक का नाम बताया गया, गुलाब एक का नाम बताया गया, शबीर एक का नाम बताया गया, तालिब, गुलजार, मुश्ताक, और इन सभी की उम्रें जो है वो 19 साल से शुरू होती हैं 43 साल तक, जो मजदूरी के लिए, कामकाज के लिए हिमाचल गए थे या फिर पहले से मौजूद थे। ये और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सैयद तजम्मुल भी श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं और साथ साथ अब्दुल हमीद भी कुलगाम से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खैर मकदम प्रोग्राम सलाम जेके में। पहले तो हमीद ये बताइएगा कि इस वक्त क्या इतलात हैं इस हादसे के हवाले से। ये तो कंफर्म हो गया, हिमाचल प्रदेश की इंतजामिया, जो शिमला की इंतजामिया है, उसने भी कंफर्म कर दिया कि 6 से 7 लोग जख्मी हुए और इसके अलावा जख्मियों में 6 लोगों की मौत की तस्दीक की जा रही है। जिन लोगों की मौत हुई है क्या कंफर्मेशन है मजीद आपके पास? मजीद यही बताया गया है कि वहां से एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है, जो वहां की सरकार ने किया है, शिमला के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है कि उनको वहां से कल शाम को ही रवाना कर दिया गया। अभी जो हमें सोर्स से पता चला है कि उन्होंने लखनपुर का जो वो क्रॉस किया है, अब वो जम्मू की तरफ रवा है और गाड़ी का यहाँ पे भी इंतजार किया जा रहा है। और जो मुकामी वहां पे पौंड की जो मुकामी इंतजामिया कमेटी है उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि उनके तदफीन के बारे में, क्योंकि ये गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं। ये वही इलाका है, वही के ये रहने वाले हैं जिनकी ये मौत वाक़ा हुई है, जहाँ पे 2005 में बर्फानी तूफान आया था। उस तूफान में उनके तो घर चले गए, कई लोगों की जानें भी चली गई, मगर आज एक बार फिर ये तूफान आ गया कि 6 के 6 मजदूर जो रोजी रोटी के लिए वहां पे शिमला गए थे, बाहरी रियासतों का रुख किया था, यहाँ पे बर्फ पड़ती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता, वहां पे रोजी हादसे की तस्वीरें भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं। डेड बॉडीज के हवाले से क्या इतलात हैं? वापसी का क्या अभी तक इंतजाम किया गया अब्दुल हमीद? अभी वापसी उनकी हो रही है, एम्बुलेंस का इंतजाम तो वहां से किया गया, मगर अभी तक वो अपने इलाके में नहीं पहुंचे हैं, तो उनका इंतजार हो रहा है। वहां की औकाफ कमेटी जो वो भी उनका इंतजार करे और घर के जो अफराद है वो भी पूरी तरह से मातम कुदा है। पूरा इलाका जो पौंड वैली है ये कुलगाम से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 14 गाँवों पे मुश्तमिल है। वहां पे ये गुजर बस्ती जो है, इस गुजर बस्ती में 2005 में भी एक तूफान आया था और जी गुजर बस्ती से ताल्लुक अब हमारे नुमाइंदे बता रहे थे। वाल्टिंगो के 6 ये मजदूर हैं जिनकी मौत की तस्दीक की जा रही है। मैं फिर से एक बार नाम आपको बता दूं। 24 साल फरीद हैं, गुलाब जिसकी उम्र 43 साल बताई जाती है, शबीर जिसकी उम्र 19 साल बताई गई, तालिब 23 साल का, गुलजार 30 साल का, मुश्ताक 30 साल का, जो अभी तक जानकारी हो पाई है। और कहा जाता है कि असलम जो कि गाड़ी चला रहा था, तालिब हुसैन, आकाश कुमार, अजय ठाकुर और मंजूर, ये तमाम वो लोग जो ज़ख्मी हैं, जिसमें रंजीत नाम का भी एक जो शहरी बताया गया है। जिन लोगों की मौत की तस्दीक हुई है उनकी तस्वीरें भी आपको साथ साथ बता रहे हैं और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है, जबकि तहकीकाती अमल भी शुरू किया गया। बहरहाल अब्दुल हमीद हमारे साथ हैं। अब्दुल हमीद, आप तक आवाज़ पहुँच रही है?
जी जी। डेड बॉडीज के हवाले से मैं पूछ रहा था, क्या कंफर्मेशन हो रही है, वापसी कब तक हो सकती है और कैसे चीजें मुमकिन है? आज दोपहर तक हो सकता है वापसी उनकी हो जाए, क्योंकि जम्मू की तरफ वो रवा दवा है। लखनपुर में वहां की गाड़ी उनकी, जो उनके साथ एक लड़का है, उससे हमारी बात हुई है। उसने कहा कि हमने लखनपुर क्रॉस किया है, अब जम्मू की तरफ वो रवा दवा है। और एसएचओ से भी मेरी बात हो गई है, उनने भी कहा कि वो उन्होंने तस्दीक कर दिया कि उन्होंने लखनपुर क्रॉस किया, अब वो जम्मू की तरफ रवा दवा है। जम्मू पहुंचती वो कश्मीर की तरफ रवा हो जाएंगे। हो सकता है कि 1 या 1:30 बजे तक उनकी डेड बॉडी उनके आबाई इलाके में पहुंच जाएगी। जी। ये जो बाकी इनके साथी थे, क्या ये काम पर आज ही जा रहे थे या पहले से गए थे काम से, उस वक्त वापस अपने कमरे की तरफ लौट रहे थे? नहीं नहीं, ये सुबह सवेरे जा रहे थे, काम की तरफ जा रहे थे। ये 12 बजे के करीब ये खबर गश्त कर रही थी, मगर पूरी तरह से इसकी तस्दीक नहीं हुई थी। 4 बजे के करीब इसकी तस्दीक हो गई, जो कि शिमला के एसएसपी ने इसकी तस्दीक कर दी है कि इन लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। और कई जो 12 लोग उसमें थे, 12 में से 6 लोग जो है जख्मी है, मगर ये 6 जो है उनकी मौत वहीं पे वाक़ा होगी। 4 की तो वहीं पे मौके पे ही डेथ हो गई थी, मगर 2 रास्ते में दम तोड़ बैठे। वहां पे उनके मुकामी अस्पताल जो है वो वहां पे भर्ती कराया गया, जहां पे अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत भी अभी तशवीशनाक है और हो सकता है किसी और की भी डेथ हो। खुदा ना करे ऐसा कि वो लोग सारे बच जाए, मगर अभी तक पूरी तरह से ये जानकारी पूरी तरह से नहीं मिली। हमारी वहां पे बात होगी, जो बाकी लोग वहां पे गए हुए, जो इस गाड़ी में सवार नहीं थे, जो बाकी लोग वहां पे मजदूरी के लिए गए हैं, उनसे हमारी बात होगी। उनने कहा कि बाकी लोगों की उसमें से 2 जो है वो ज्यादा जख्मी है, तो खुदा करे उनको भी शिफा मिले, मगर अभी तक पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुए हैं, उनको वहां से रुखसती नहीं मिली है पूरी। वो वहां पे बहुत जख्मी है। और जो 6 लोग हैं वो पूरी तरह से जख्मी, उनमें से जो ड्राइवर भी जख्मी बताया जा रहा है, मगर उसकी मौत नहीं हुई है, वो जख्मी बताया जा रहा है। वहां पे जो ड्राइवर के काबू से ये गहरी खाई में, 200 फुट गहरी खाई में ये गाड़ी गिर गई है, जहां पे इन लोगों की मौत हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे थे, क्योंकि मुकम्मल तफसीलात कुलगाम से मिल रही हैं। और शिमला के अंदर हादसा हुआ, वाल्टिंगू कुलगाम से इन तमाम लोगों का ताल्लुक है। और अभी जो ये बता रहे थे कि लखनपुर के आसपास यानी जम्मू तक गाड़ी पहुंच गई है और तकरीबन दोपहर तक तमाम लोगों की बॉडीज़ जो हैं वो पहुंच जाएंगी वापस वो उनको अपने इलाकों में, जहां पर उनकी तदफीन होनी है। और सफ़े मातम इस वक्त इलाके में बिछी, और हो भी क्यों ना निस्फ दर्जन के करीब जब बॉडीज़ एक इलाके के अंदर पहुंचे, और बाकी ज़ख्मी जिनका अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी अपडेट लेना भी बाकी है। उस वक्त ये सारी परिस्थितियां बनी हैं, हालात बने हैं, जब कुलगाम के अंदर इस वक्त तदफीन की भी कोशिशें या तैयारियां जो हैं वो कल शाम से ही की जा रही थी। ये तो बड़ी खबरें आपके सामने हमने रखी हैं। ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात अदालतों की भी करते हैं। और अहम तरीन फैसला जिसका इंतज़ार सबको है, और वो है आर्टिकल 370 पर, यानी दफ़ा 370 के मुतल्लिक समाअत कब होगी, ये सबको इंतजार था। समाअत खत्म हुई, फैसला महफूज भी हो चुका है, लेकिन अब जो इंतजार किया जा रहा है कि फैसला हतमी कब किया जाएगा। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक और तवक्कुआत भी यही हैं, इम्कान है कि इसी महीने दिसंबर 30 से पहले जो है वो फैसला आ सकता है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि समाअत कंप्लीट हो चुकी है, तहरीरी तौर पर भी अगर किसी ने बात रखनी थी वो भी रखी जा चुकी है, लेकिन साथ साथ ख़ास बात यह है कि वकला के दलाइल दोनों तरफ से बात सुनने के बाद चूंकि 5 सितंबर को जब फैसला महफूज रखा गया, तो जो पैनल इस मामले की अभी तक समाअत कर रहा था, या जिस पैनल को जिम्मेदारी थी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ शामिल हैं, इस पैनल का एक अहम रुकन जो इसी महीने यानी आप देखेंगे कि 25 तारीख को 15 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों का ऐलान होगा, सरमाई तातीलात होंगी, लेकिन 25 दिसंबर को जस्टिस S कौल जो कि जिनका आखिरी दिन है, रिटायरमेंट उनकी होने जा रही है। और पैनल में जब इस तरह की कोई तब्दीली हो, और वो भी इतने बड़े और तारीखी फैसले से पहले, जहां पर 3 साल बाद किसी केस में समाअत हो रही है, और हमने बहस मुबाहिसा भी देखा, 16 दिनों तक तवील बहस चली, दलाइल पेश किए गए, उसमें भी मामलात क्या थे। और आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है, इसको मनसूख करने में कि जो मरकजी हुकूमत का 2019 का फैसला था उसको भी चैलेंज किया गया। उसके बाद इसी महीने दिसंबर 2023 में मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला उस वक्त सुना दे जब जस्टिस SK कौल भी सबकदोश होने जा रहे हैं, और 15 तारीख से विंटर ब्रेक भी होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इस केस में जस्टिस संजय किशन कौल,
संजीव खन्ना, BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे, जो कि DY चंद्रचूड़ के साथ थे, जो इस पैनल की सरबराही कर रहे हैं। और इसके अलावा मामले में 16 दिन तक समाअत चली। 5 सितंबर 2023 को फैसला महफूज किया गया था। दरख्वास्त गुजारों ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो एक तो एक्ट और इसके अलावा 5 अगस्त 2019 का फैसला या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 2 यूटीज को बनाना, जिनमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर थी, इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसको मरकजी हुकूमत का गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदाम दरख्वास्त गुजारों ने करार दिया था। इस बीच 15 दिसंबर से छुट्टियां भी होंगी, तो 15 दिसंबर से सरमाई तातीलात से पहले 1 जनवरी तक रजिस्ट्री भी बंद होगी। एपेक्स कोर्ट्स में हालांकि काम होगा, निचली अदालतों में, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्लियर कर दिया है कि वहां पर केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, इसलिए किसी भी तरीके से लिटिगेंट्स को मुश्किलात पेश ना आए, दरख्वास्त गुजारों को ठोकरें ना खानी पड़े, वहां पर अदालतों में काम चलता रहेगा। लेकिन जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट की है, तो विंटर ब्रेक में जब वापसी होगी तो एक अहम रुकन तब तक रिटायर हो चुका होगा। एक तो अहम वजह यह है। दूसरी, विंटर ब्रेक से पहले जब आप देखेंगे तो आखिरी वर्किंग डे होगा वो 14 दिसंबर को होगा, और 15 के बाद जब ब्रेक होगी तो बीच में काम नहीं हो सकेगा। इसलिए इम्कान है कि 25 से 30 या जो आखिरी हफ्ता दिसंबर का है, किसी भी वक्त इस पर फैसला आ सकता है। 16 दिनों के दौरान दलाइल सुने गए, बहस मुबाहिसा हुआ। आपने गुलिस्तान न्यूज पर यह सारी नशरियात बराह रास्त देखी भी थी, और तारीखी केस था। मार्च 2020 को इस पर आखिरी समाअत हुई थी, जिसके बाद दिसंबर 2 अगस्त 2 और साल 2023 में जाकर दोबारा इसकी समाअत हुई, और कई तरह के दलाइल दोनों तरफ से दिए गए। दोनों तरफ की बात आपने सुनी, और आप जानते हैं कि 16 दिनों के इस मामले में एडवोकेट कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और बाकी जो कि पिटिशनर्स की तरफ थे, दरख्वास्त गुजारों की तरफ से थे, और अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर वकील थे हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी और बाकी जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से इस केस को देख रहे थे। जबकि दीगर कुछ जो कि केस के जो हामी थे, उनमें मुदाखलतकार भी थे, उनमें भी सीनियर वकला थे, या कई ऐसे थे जो असिस्ट कर रहे थे सीनियर वकीलों को इस पूरे केस में। बहरहाल केस में समाअत का इम्कान जल्दी है, और समाअत तो हो चुकी है, लेकिन फैसले का इम्कान इसी महीने है, जिसके लिए कयास रैयां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि 2-3 अहम वजूहात हैं, वो आपके सामने हैं, जिससे ये लगने लगा है या माना जा रहा है कि सूरत हाल इस वक्त क्या है, और दिसंबर 30 से पहले मुमकिन तौर पर कोई अहम तरीन इस पर फैसला आ सकता है। बढ़ते हैं, बात अदालतों की हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के मुतालिक एक और फैसला मुमकिन है कि या जो बड़ा फैसला है वो 30 दिसंबर से पहले आए। लेकिन बात जरा हाई कोर्ट की भी करते हैं, उस हाई कोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीलात तलब की गई हैं। जम्मू के अंदर नया हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो आप जानते हैं, तामीर किया जा रहा है, जिसका काम ऑलरेडी शुरू हुआ है। 28 जून को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसका संगे बुनियाद रखा था, शिलान्यास इसका किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर एक बार फिर से मरकजी हुकूमत से इसमें तफसीलात मांग ली हैं। ये वो फैसला है जिस पर इंतज़ामिया और कई जो समाजी कारकुन हैं वो आमने सामने भी रहे, और सूरत हाल ऐसी भी बनी जहां पर आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जब नया कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, तो माहौलियात को लेकर कई माहौलियाती कारकुनान ने सवाल उठाए और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के सामने चैलेंज किया कि वो ये फैसला या जो जिस मकाम का इंतखाब किया गया है, जहां पर ये फैसला लेने जा रहे हैं, आप फॉरेस्ट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन इस फैसले से किसी भी तरीके से मुस्तकबिल में माहौलियात को कोई नुकसान ना पहुंचे, उस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी थी तो उस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में दरख्त काटे गए, यानी जंगलात का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसको कवर किया गया। इस मामले में अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिटेल्स हैं, तफसीलात तलब की गई हैं। 28 जून के बाद ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स का, जो कि शहर से बाहर बन रहा है, लेकिन उस जगह पर बन रहा है जहां पर जंगलात का एक हिस्सा काटा गया। बेंच जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया, जिनकी तरफ से ऑर्डर भी पास किया गया था पिटीशन को हेयर करते हुए, एक तो
आपको याद होगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT बेंचेस में जम्मू और श्रीनगर में जो पेंडिंग केसेस थे उनके मुतालिक भी बात हुई थी इसी केस के दौरान। लेकिन खास बात यह है कि तफसीलात उस वक्त तलब की गई हैं कि इस वक्त काम क्या हुआ। जब 28 जून से अब तक की डिटेल्स आप देखेंगे तकरीबन ये 5 से 5.5 महीने का वक्त गुजर जाता है। काम कितना हुआ है और क्या क्या कहा गया है और कंस्ट्रक्शन क्या कवायद के मुताबिक हुई है, NGT की गाइडलाइंस जिनका बार बार हवाला दिया जा रहा था, माहौलियाती कारकुनान भी कह रहे थे, और जो रायका के अंदर फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा काटकर इस काम को शुरू करने की इजाजत दी गई थी, उसकी जो मुखालफत हो रही थी, उसके बाद ये मामला जब अदालत तक पहुंचा तो क्या पेशरफ्त हुई। अनिल शर्मा के पास चलेंगे, जम्मू से हमारे साथ हैं। अनिल, क्या क्या बातें हुई हैं अब जाकर इस केस में, ये भी बताइएगा कि काम एग्जैक्टली अभी कितना हुआ है, और साथ साथ काम जब एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिटेल्स मांगी गई हैं, क्या मुमकिन तौर पर इसके बाद कदम उठाया जा सकता है, क्या हो सकता है? देखिए आसिफ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दिव्य चंद्रचूड़ जी की बात करते हैं तो उन्होंने जहां पर आकर जो है आधारशिला यहाँ पर इसकी रखी थी, और उसके बाद जो इसकी बुनियाद है उससे लगातार जो है उसको उस कार्य को जो है गति में बढ़ाने का प्रयास जो है वह लगातार किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कई बार विरोध भी देखे युवाओं की तरफ से और कई सामाजिक लोगों की तरफ से या फिर जो सियासतदान है उनकी तरफ से भी कई सारे सवाल हमने देखे, मगर अब इसमें तफसील से जानकारी यही निकल कर आ रही है जो लंबित मामले हैं या फिर चाहे वो कश्मीर की बात करें चाहे वो जम्मू की बात करते हैं तो उनको लेकर भी जो नजरअंदाजी यहाँ पर जताने का प्रयास किया जा रहा था उसमें भी अब कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से इसमें अपनी पैंट बनाई है, और कहीं ना कहीं जिसमें हम ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो लंबी इस समय जो केसेस थे लगभग जो है 16,000 के करीब थे, वो अब घटकर जो है वो 15,000 के करीब जो है वो रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक भी और जो न्यायालय है वो भी अब कहीं ना कहीं इन कार्यों पर जो है वो पूरी तरह से संगीन हो चुका है, वो अब कार्य कहीं ना कहीं उस कार्यों में गति ला चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जहां पर ये कार्य जो हाईकोर्ट की बात करते हैं जहां पर रायका के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी उन कार्यों को भी लेकर जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका अगर हम यूं कहें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी डिटेल मांगी है, तो जिसको लेकर अब आने वाले समय में जल्द इसकी डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचाई जाएगी कि इसकी आधारशिला कहां तक पहुंची है और कितना कार्य हुआ है, और जो लंबित यहाँ पर मामले चल रहे हैं उन पर कितना कार्य किया गया है। वो कहीं ना कहीं एक पूरा खाका जो है वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से तैयार किया जाएगा और जल्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हमने ये भी देखा था कि कहीं ना जम्मू कहीं कश्मीर हम के ये जो मान वकील के चल सकते थे, हैं जो कि एडवोकेट्स जल्द से थे, जल्द जो लॉयर्स थे अनिल, उनकी तरफ से भी नाराजगी का बीच में इजहार किया गया था, और वो कह रहे थे कि एक ही छत के नीचे सब चीजें अगर हैं तो वो वहां पर भी हैं जहां ऑलरेडी हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर काम चल रहा। अब तो काम शुरू हो गया है, जिस पर हमने खुद देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख थे, जम्मू कश्मीर थे। 28 जून के बाद कितना ही काम अभी तक ग्राउंड पर हो पाया है, जिसके बाद पहली बार ये जो काम को लेकर भी डिटेल्स मांगी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए आधारशिला की बात करते हैं तो उसके बाद से ही कार्य जो है उसकी शुरुआत हो गई है, और कहीं ना कहीं जो इस समय प्रशासनिक है वो पूरी तरह से हाई कोर्ट को पूरी तरह से नए तरीके के साथ तैयार करने को लेकर जो DPR है वो भी उसका पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और कहीं ना कहीं इस वक्त जो कार्य है उसको पूरी तरह से गति में लाया जा रहा है, और जल्द आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के वासियों को जो है ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो तब्दीली है, जो बदलता जम्मू कश्मीर है, उसमें एक और बुनियाद जिसमें अगर हम कहें जो हाई कोर्ट है उसकी मिलती हुई जरूर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस मामले में जिसके तहत आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर नया हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो रायका के अंदर बन रहा है, और ये पुराने कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें जहां पर आज भी कॉमन हाई कोर्ट की एक विंग है जिसके तहत काम चलता है, लेकिन काम के साथ साथ जो पेंडिंग केसेस है उस पर भी तफसीलात मांगी गई है, और साथ ही साथ जिन लोगों ने एतराज़ात, जिन लोगों ने अपीलें दायर की थी, जिनमें खुद वकला थे, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है उस पर भी डिटेल्स मांगी गई हैं। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल जो हैं उनने इससे पहले भी हुकूमत की जानिब से जो जवाब दायर किया था जिसमें कहा था कि NGT की गाइडलाइंस हैं बाकायदा तौर पर, और उन गाइडलाइंस की कहीं भी खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। 15,000 प्लस केसेस हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा उस पर बाकायदा एक प्लान बना हुआ, बल्कि 16,000 प्लस केसेस हैं। और साथ ही साथ बाद में ये भी कहा गया कि मैक्सिमम केसेस जो हैं इनमें से सैंक्शन स्ट्रेंथ जो थी और पोजीशन स्टाफ की वो कैट के अंदर जब ठीक की गई तो कुछ केसेस वहाँ पर चले गए, जम्मू और श्रीनगर बेंचेस के अंदर डिवाइड किए गए। साथ साथ इसके अलावा ये भी कहा गया कि
जो इंतजामात इन केसेस की फौरी तौर पर या एक मुकर्रर मुद्दत होती है उसके अंदर हल करने की कोशिश हुई है। मार्च 2000 पहले से जो स्टाफ सिलेक्शन कैट की भी है उस पर भी चूंकि सवाल पूछा गया है, तो डिटेल्स में हुकूमती सतह पर जो पहला जवाब आया था जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने जवाब में कहा कि 16,000 केसेस थे उनमें से 15,000 तक पहुंचे। इसके अलावा कैट के अंदर जो अमले की कमी थी उसको पूरा करने के लिए मार्च 2024 तक जो है ऑलरेडी चीज़ें नोटिस कर दी गई हैं सितंबर 25 के ऑर्डर में, लेकिन मार्च 2024 तक हमें इंतज़ार करना होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ी सी पेशरफ जो है वो कैट के मुतालिक श्रीनगर के अंदर हुई है, लेकिन जम्मू के अंदर अभी तक कुछ भी इस पर नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालिक भी तफसीलात मांगी गई थी। ये तो पहला जवाब था, लेकिन अब नए सिरे से डिटेल्स मांगी गई हैं जिसमें नया हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो जम्मू के अंदर बन रहा है वो भी पेंडिंग केसेस को लेकर कैसे अदालतें इस वक्त अरेंजमेंट्स कर रही हैं, कैट के सामने कौन से केसेस, किस नवीद के केसेस और कितने केसेस जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अब अगले एफिडेविट में हुकूमत की जानिब से जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जराइम की भी। कल हमने आपको बताया था कि हादसा जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली डेटा क्या कहता है, लेकिन जराइम के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। अगरचे ज़्यादा नहीं, कम ही आप इन आदादोशुमार को लेकर चलेंगे, लेकिन फिर भी पता चलता है कि 2022 तक जो सूरत हाल है वो बताती है कि चीज़ें बेहतर नहीं हुई हैं। और हर 3 घंटे में एक केस रिपोर्ट होता रहा 2022 में भी। 99 कत्ल के केसेस, कत्ल की वारदातें जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2022 में सामने आई। और जहां तक बात सुसाइड केसेस की है, जब सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिशें हुई हैं या खुदकशी की कोशिशें कह लीजिए, तो 2022 में जम्मू कश्मीर बहुत सारी स्टेट्स और यूटीज़ को पीछे छोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है। एक बात। दूसरी चीज़, एनसीआरबी का जो डेटा है, चूंकि ये वो इदारा है जो वजारत दाखिला के मातहत काम करता है, उसने अभी तक जितने केसेस रजिस्टर हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश है जहां पर FIR 30,000 से ज्यादा FIRs लगी हैं। यानी 30,000 के करीब FIR लगना उस स्टेट के अंदर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर, क्राइम रेशियो या रेट को जीरो करने की बात हो रही है। लेकिन बात जब जम्मू कश्मीर की है तो एज कंपेयर टू बाकी स्टेट जम्मू कश्मीर में कम ये चीज़ें हमेशा से देखी गई हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल के दौरान जो कुछ हुआ है वो बहुत सारे सवालात सिस्टम पर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज पर या फिर तमाम उन जिम्मेदार इदारों पर उठाता है जो आज के वक्त में भी ये कहते हैं कि इन आदादोशुमार को, इन फिगर्स को ख़त्म करने में हम इस वक्त लगे हुए हैं। ये तो 2022 की बात है, 23 के अभी फिगर्स आना बाकी हैं। साथ साथ ये भी कहा गया कि 2021 में तकरीबन जो पूरे मुल्क से केसेस रिपोर्ट हुए वो 29,272 केसेस। इसी तरीके से कत्ल की वारदातें 2020 में 29,193, ये पूरे मुल्क के फिगर्स हैं। और 2020 और 21 के मुकाबले ये कम फिगर्स बताते हैं, या आदादोशुमार से पता चलता है कि एज कंपेयर टू 2020 और 21 में 22 में कम केसेस हैं। लेकिन बात जम्मू कश्मीर की करना ज़रूरी है। ये वो सरजमीन है जहां पर इस तरह के मामलात, इस तरह के केसेस ना के बराबर थे, बहुत कम समझे जाते थे। लेकिन 2018 के बाद एनसीआरबी का डेटा बताता है जब जब चीज़ें हमने खंगाली हैं तो केसेस मुसलसल बढ़े हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तमाम 20 में से तकरीबन 17 से 18 डिस्ट्रिक्ट जो टॉप ऑफ द लिस्ट रहे हैं और वादी कश्मीर के कई अजला जो सर फहरिस्त रहे हैं। गुज़श्ता बरस की मजीद क्या सूरत हाल थी, इस पर और गुफ्तगू करेंगे। हाईएस्ट नंबर केसेस 2022 में 9,962 केसेस डिस्प्यूट के, किसी तरह का कोई तनाज़ा था जिसमें पर्सनल वेंडेटा था या कोई दुश्मनी थी, 3,761 केसेस इस तरह के। जबकि किसी को नुकसान पहुंचाकर खुद का फ़ायदा देखना, इस तरह के मामलात भी सामने आए। 1,884 केसेस रिपोर्ट हुए। जबकि यूनियन टेरिटरीज की जहां तक बात है तो 509 कत्ल की वारदातें रिकॉर्ड की गई दिल्ली के अंदर 2022 में। ये यूटीज की बात हो रही है जिनमें आप जम्मू कश्मीर भी देखेंगे। 509 केसेस मर्डर के दिल्ली के अंदर 2022 में। पुडुचेरी में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर 18 केसेस रिपोर्ट हुए। दादरा एंड नागर हवेली के अंदर और दमन एंड दीव के अंदर 16 केसेस रिपोर्ट हुए। अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर 7 केसेस की तस्दीक हुई। यूनियन टेरिटरी लद्दाख 5 और लक्षद्वीप जो यूटीज में सबसे ऊपर है, अव्वल नंबर पर है, जहां पर कोई भी केस अभी तक सामने नहीं आया, कोई तस्दीक नहीं हुई है।
इसी तरीके से पिछले साल आप देखेंगे FIR जहां तक जो लॉन्च हुई हैं, उत्तर प्रदेश में 3,491, बिहार के अंदर 2,903, महाराष्ट्र के अंदर 2,295 केसेस, मध्य प्रदेश के अंदर 1,978 केसेस की तस्दीक हुई, राजस्थान में 1,834 केसेस की तस्दीक हुई, और ये 5 रियासतें जहां 43.93 यानी करीब 44% केसेस जो कत्ल के थे वो इन 4 से 5 रियासतों में रिपोर्ट किए गए हैं, NCRB का डेटा बताता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जहां पर सबसे कम केसेस आए 2022 में, सिक्किम के अंदर 9, नागालैंड 21, मिजोरम 31, गोवा 44 और मणिपुर के अंदर 47। ये सबसे कम केस है, यानी नॉर्थ और साउथ का फर्क फिर से यहां पर पड़ रहा है। इसी तरीके से पूरे मुल्क के अंदर देखेंगे तो हाईएस्ट रेट झारखंड के अंदर 2022 में मर्डर रेट का रहा 4, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 3.6, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 3.4 दोनों में, असम के अंदर 3, उड़ीसा में भी 3। इसी तरीके से आप देखेंगे क्राइम पर लाख पॉपुलेशन, यानी जितने लोग हैं उस हिसाब से जुर्म कितना हुआ या क्राइम कितना हुआ। उत्तर प्रदेश में 1.5% जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से, बिहार में 2.3%, महाराष्ट्र के अंदर 1.8%, मध्य प्रदेश के अंदर 2.3%, राजस्थान में 2.3। ये बहुत हद तक बेहतरी इस स्टेट में देखी गई है। जबकि उम्र की जहां तक बात है, जो लोग जराइम में कितना इजाफा हुआ ये तो आपके सामने हमने रखा, लेकिन जो लोग शिकार हुए हैं, जो विक्टिम हुए हैं या जिनको विक्टिमाइज किया गया है, उम्र के मामले में जो नौजवान थे या आप कह सकते हैं जो बालिग थे, 95.4% के आसपास ऐसे लोग NCRB का डेटा बताता है। और विक्टिम्स में 8,125 खवातीन, 9 ट्रांसजेंडर थे, 70% जो हैं वो मर्द हैं। खवातीन जिनकी तादाद 8,125 बताई गई, 70% के आसपास ये सारे मामलात जो हैं वो बताते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल, ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरत हाल क्या है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है, जिसने इंकिशाफ ये भी किया है कि 99 कत्ल के केसेस जम्मू कश्मीर में एक साल में आए, पिछले साल 2022 में, और इसी साल 2022 में खुदकशी की कोशिशें हुई हैं, सुसाइड के अटेम्प्ट्स हुए हैं। मुल्क में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1769 वाकयात के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में 497 केसेस रिपोर्ट हुए। आंध्र प्रदेश में 2022 में खुदकुशी की कोशिश के 364 केस। जम्मू कश्मीर के बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र तीसरे 277 केसेस के साथ सुसाइड अटेम्प्ट जहां पर हुए। 237 वाकयात चौथे नंबर पर तमिलनाडु, और इसके अलावा 2020 में 8,816 और 2021 में 9,361 केसेस के मुकाबले 2022 में ये तादाद 9,400 तक पहुंच गई। लेकिन फर्स्ट इस लिस्ट में भी जम्मू कश्मीर है। डेटा बताने का मतलब ये या मकसद ये कि सिर्फ और सिर्फ बाकी चीज़ों को ना देखा जाए, इस रेशो, इस परसेंटेज को भी देखा जाए। और क्राइम क्यों बढ़ा है, इसके पीछे जब असबाब को आप जानते हैं तो ड्रग्स इनमें ऊपर, बेरोजगारी दूसरे नंबर पर, ये सारी चीज़ें गिनवाई जाती है माहिरीन की तरफ से। और इस सूरत हाल पर आज भी आप देखेंगे तशवीश का इजहार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये क्राइम रेशो जो वो 0 पॉइंट समथिंग होता था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा केसेस अगर सुसाइड अटेम्प्ट के, आप जान सकते हैं डिप्रेशन या फिर ये जो आप कह सकते हैं जहनी बीमारियों का शिकार या तनाव का शिकार सबसे ज़्यादा यूटी के अंदर, इसी वजह से टॉप ऑफ द लिस्ट यूनियन टेरिटरी चली गई है। और कत्ल की वारदातें पिछले साल 2023 में, इस साल भी इसके आसपास ही मुझे लगता होगा, लेकिन NCRB का डेटा आएगा तो सरकारी सतह पर आंकड़ों से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में खबरें और भी हैं, डिटेल्स और भी आपके सामने रखनी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बाकी कुछ अहम खबरें आपके सामने और अहम तरीन तफसीलात, मीटिंग्स, इंतजामिया के फैसले और कुछ बयान।